Good morning everyone, this is Rajesh Sharrier and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy. इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो कि हमारा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट है विच इज़ द लास्ट पार्ट, इसमें हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो जाएगा। चैप्टर के एंड में एक डीपीपी दिया गया, उसको ज़रूर सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद विद इन 8 PM आप लोग डेली वाइज जो आपको लेक्चर मिलता है अलॉन्ग विद डीपीपी उसको सॉल्व करके आप लोग अपने व्हाट्सअप जो है उसमें भेज दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूँ और आपका प्रोग्रेस देख सकूँ। तो कल हम लोगों ने मोस्टली जो कंसेप्ट था वो सीख लिया था, अब जो बचे हुए कंसेप्ट है वो पहले देखते हैं ना। एक स्टूडेंट ने पूछा था सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, 8 नहीं बना था। चलो तो पहले 8 डिस्कस कर लेते हैं। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which radius of the balloon increases when r is equal to 15 centimeter. क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? बैलून है, बैलून मतलब स्फेरिकल होगा, चलो एक डाटा, और 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, कोई भी चीज़ क्यूब में होगा, वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब टाइम, मतलब dv/dt दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेज, मतलब dr/dt निकालना है। ठीक है, तो अपन पढ़े थे कि एज लेंथ है तो हम लोग a मान लेते हैं ना, रेडियस है तो x मान लेंगे, तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि dv/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला निकाल देंगे। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है, r को हमने x मान ले रखा है इसलिए r की जगह x क्यूब लिख दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई x क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पर x क्यूब कर लो। ओके, अब क्या करेंगे, हमको पता है कि dv/dt मेरे को दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि dv/dt क्वेश्चन में दे रखा है ना, v है तो dv/dt दे रखा है इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt, यहाँ d/dt और 4/3 पाई r क्यूब मतलब पाई x क्यूब, तो ये dv/dt हो जाएगा। कांस्टेंट जो चीज़ है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट क्या है 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा x क्यूब का। अब हम लोग जानते हैं कि x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x² होता है, तो ये वाला जो 3 है 4/3 वाला और ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 4πx² dx/dt आ जाएगा। अब देखो मेरे को dv/dt का वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, 4 पता है, पाई भी पता है, x बोल रखा है कि एट x रेडियस कितना रहता है वो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा है। निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx/dt निकालना था, सब वैल्यू पुट करो। देखो कितना पे निकालना था, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस x माने हैं तो x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 15। dv/dt 900 दिया हो तो 900 पुट कर दिए, 4πx का स्क्वायर, तो देखो ये 900 है ना, 4πx² मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में कर दिया, x का वैल्यू भी पुट कर दिया, 900/4π, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 4π को 225 से मल्टीप्लाई करेगा तो 900 आएगा, 900 कट गया तो 1/पाई dx/dt आ गया। ऐसा यूनिट मैंने नहीं लिखा, ऐसा यूनिट क्या होगा dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर और टाइम मतलब सेकंड, तो 1/पाई जो आंसर है वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंसेप्ट पे। आज के लेक्चर का 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक होता है लैडर वाला क्वेश्चन, सीढ़ी वाला क्वेश्चन है ना जिसको हम लोग लैडर प्रॉब्लम फेमसली कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है आपका लैडर वाले के बाद सैंड प्रॉब्लम, बालू वाला प्रॉब्लम है ना, कि पाइप से सैंड गिर रहा है फिर वो कौन आ रहा है, तो लैडर प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे। एक बालू वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो होगा तुम्हारा किसी भी इक्वेशन का कर्व दे दे, है ना, किसी भी चीज़ का कर्व का इक्वेशन दे दे तब। तो सबसे पहले लैडर क्वेश्चन देखते हैं। लैडर क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, तो सर क्वेश्चन में सबसे पहले लैडर का लेंथ जनरली गिवन होता है, जो लैडर है लैडर का लेंथ, सीढ़ी का जो लंबाई है वो हमेशा गिवन रहेगा, और आइदर बॉटम को पुल करेगा या तो टॉप को पुल करेगा। सर इसका मतलब समझाइए। देखो मैं अपने से पहले बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो ना कि ये दीवार है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, और इस तरीके से हम लोगों ने लैडर टिका रखा है ना, इस तरीके से लैडर को रख रखा है। तो लैडर का जो लेंथ है वो हमेशा तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये y एक्सिस का वैल्यू हो गया, ये x एक्सिस का वैल्यू हो गया। हमेशा ध्यान रखना, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ,
हमेशा ध्यान रखना जो वाई एक्सिस वाला लेंथ होता है उसको वाई मान ला, जो एक्स एक्सिस वाला लेंथ होता है उसको एक्स मानना। मतलब ये जो हाइट ऑफ द वॉल है, ये दीवार है ना रे, दीवार में ही ना लटका हुआ है ये लेडर, तो हाइट ऑफ द वॉल को वाई मान ला, और जो बेस है दीवार का उसको आप लोग क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो हाइट ऑफ द वॉल या लेडर को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, वाई से, और जो बेस है उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। लेडर का लेंथ हमेशा जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा कि कितना इस बोल देगा कि देखो पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ। अब ये बेस है, ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है। अगर ये जो सीढ़ी का इस चीज़ को इधर खींच दे तो जाहिर सी बात है ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला जो टॉप है। अरे ऐसा समझो ना कि एक सीढ़ी में कोई मतलब कोई दीवार है, दीवार पे सीढ़ी टिका हुआ है और उस पर मान लो कि कोई लड़का चढ़ा हुआ है, ठीक है। तुमको उसको गिराना, तो तुम क्या करोगे, सीढ़ी का जो पैर है, सीढ़ी का जो बॉटम है उसको पकड़ के इधर खींच दोगे, तो ये फटाक से नीचे आना, ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो बॉटम को अगर अपन खींचेंगे किसी स्पीड से तो हाइट किस स्पीड से नीचे गिरेगा, यही तुमसे पूछा जाता है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ इम्पोर्टेंट है बहुत, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 6.1 का। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, तो पहले ही बात, लैडर की लंबाई जनरली दी हुई होती है, तो लैडर की लंबाई मिल गई 5 मीटर लॉन्ग। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है जो लैडर का बॉटम है, जो लैडर का बॉटम है, ये जो है लैडर का बॉटम, इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर खींचा गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो टॉप है ये किस स्पीड से नीचे आएगा। चलो ठीक है, इसको हम लोग एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। अपन को क्या निकालना होगा, कितना स्पीड से नीचे गिर रहा है, क्या वाई वाला, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो देखो करेंगे क्या, हमेशा लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू वाई मीटर या सेंटीमीटर जिसमें दिया हुआ है, एंड द बेस ऑफ द फ्लोर बी एक्स मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक पैथागोरस थ्योरम भी लग रहा है, ये 90 डिग्री है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है ना। तो लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, बताया ना, उस फुट को अगर अपन खींच दिए हैं एट द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसका टॉप जो है कितना स्पीड से नीचे आएगा, एट 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फिर से समझाता हूँ, लेडर का लेंथ दे रखा है 5 मीटर सर, हाँ पहला इन्फॉर्मेशन दे रखा है। दूसरा बोल रहा है अगर लैडर का जो फुट है उसको 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर खींच रहे हैं तो उसका हाइट जो है वो किस स्पीड से आएगा। और हमेशा लास्ट में क्या रहता था, या तो रेडियस रहता था तो रेडियस दे देता है, या तो एज लेंथ होता तो एज लेंथ दे देता है, या कुछ ना कुछ लास्ट में वैल्यू देता है। तो ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींच रहा है, अगर उस समय कितना स्पीड होगा, जब हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लेडर का ये फुट है, हाँ सर पैर है, लेडर का ये सर है, हाँ है। तो ये जो है बेस से जब 4 मीटर की दूरी पर है तब किस स्पीड से गिरेगा, ठीक है। तो हमने क्या सॉल्यूशन, देखो हमेशा हाइट ऑफ द वॉल को वाई मानेंगे क्योंकि वाई एक्सिस वाला वो लेंथ होता है ये वाला, और बेस ऑफ द जो ग्राउंड है उसको एक्स मानेंगे, ठीक है। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, तो जाहिर सी बात है पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर दिख रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या था, ए सी तुम्हारा लेंथ ऑफ द लैडर था 5 का स्क्वायर 25, ए बी क्या था आपका, वो हाइट ऑफ द वॉल था तो वाई का स्क्वायर, बी सी क्या था ग्राउंड फ्लोर वाला था तो एक्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। फिर से बता रहा हूँ, हाइट ऑफ द वॉल को वाई मानना, बेस ऑफ द ग्राउंड का लेंथ को एक्स मानना, पैथागोरस थ्योरम लगाना, तो तुम्हारा एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको निकालना क्या, तुमको डी एक्स बाई डी टी दे रखा है ना, बोल तो रखा था कि अगर ये देखो यार मैं पिक्चर बना दे रहा हूँ, तुमको ये दे रखा, ये चीज़ पता है तुमको है ना। इसमें तुमको बोल रहा है कि फुट का स्पीड जो है डी एक्स बाई डी टी वो तुमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ सर दे रखा है। तुमको ये कितना स्पीड से नीचे आएगा, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ, डी वाई बाई डी टी निकालना है, यही ना। तो कुछ नहीं, क्या सॉल्व करना है सर, हमको निकालना है, यहाँ वही लिखा हुआ, क्या सॉल्व करना है, यहाँ निकालना हाउ फास्ट हाइट इज डिक्रीजिंग। सर आपने हिंदी इंग्लिश क्यों लिख रखा है, अरे पगले इंग्लिश पता है सबको आता है, हमको तो और अच्छे से आता है, लेकिन जानबूझ करके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ पाए या आप लोग रम सके कंसेप्ट से, है ना। मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को घसड़ना अच्छा लगता है ना।
राइटिंग बनाना अब अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अपन लोग अब सीनियर हो गए, तो सीनियर्स लोग राइटिंग नहीं बनाते, बस घिस देते हैं, पेन पकड़ते हैं, जेल पेन, हमेशा जेल पेन ही पकड़ते हैं, कोई भी सीनियर्स होते हैं, पकड़ते हैं पेन और घिस देते हैं ना। क्या सॉल्व करना, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालना है। तेरे को इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, निकालना है डी वाई बाई डी टी। जो चीज़ निकालना है उसको एल एच एस पे रखो, तो एल एच एस को इसको यहीं रख दिया, इसको इधर भेज दिया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ सर वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई, हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वाई जो है वो डी वाई बाई डी टी हो गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, हाँ वाई जो है वो क्या हो गया, डी बाई डी टी, और डी बटा डी टी ऑफ ये पूरा, यही हो जाएगा। चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन में तुम लोगों को बताया गया कि कोई भी चीज़ रूट में रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था 1/2 रूट एक्स, है ना। आई होप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बार मैंने क्लास में समझाया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, कैसे आता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो अंडर रूट इस पूरा चीज़ को 25 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स समझो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह वैल्यू पुट कर दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले का, पावर का काम करने के बाद 25 तो कांस्टेंट है तो लड्डू हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो -2x आएगा, तो ये -2x लिख दिया। अब जाहिर से बात है यहाँ पैरामीटर चेंज है ना, ये x है ये t है, तो dx बाई dt बचेगा ही बचेगा, हमेशा बच रहा था इस एक्सरसाइज में। और जहाँ भी चेंज आएगा अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे और x है तब नहीं लिखा जाता है ना, y आ गया तब भी लिखेंगे, t आ गया तब भी लिखेंगे, dx बाई dt, y आ गया तो dy बाई dt, है ना। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ये और एक्स स्क्वायर का 2x हुआ इंटू डी एक्स बाई डी टी, 2 कैंसिल हो गया, हाँ सर हो गया। बच क्या गया, बच गया तुम्हारा x ऊपर में बटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। हम लोगों को पता है कि x का वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर, जो भी दिया हुआ देख लेना यूनिट, 4 मीटर या सेंटीमीटर कुछ एक ही चीज़ दिया होगा, मान लो 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 मीटर दिया हुआ है तो x की जगह ये जो x बचा है x की जगह 4 डाल दिया, माइनस था तो माइनस डाल दिया, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर x की जगह 4 डाल दिया इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही ना। डी एक्स बाई डी टी भी क्वेश्चन में दे रखा है, क्या फुट को कितना स्पीड से खींच रहा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी की जगह 2 पुट कर दिया, ये 4, 25 में से 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटा दिया तो 9, 9 का रूट कितना होता 3, तो ये 4/3 इंटू 2 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिख देना, मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में लिख देना, जो है सेम यूनिट में लिख देना, है ना। मेरे को याद नहीं है कि क्वेश्चन में क्या था, तो आप लोग देख लेना। अच्छा, तो क्या यहाँ से समझ में आया आप लोगों को, फिर से मैं समझा देता हूँ लैडर वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक में भी आया हुआ है, सीबीएसई में भी आया हुआ है। आपको लैडर का लेंथ दे रखेगा, हाँ सर, आपको जनरली फुट का स्पीड दे रखेगा कि फुट को इतना स्पीड से खींचा हुआ है तो उसका बॉटम जो है, टॉप जो है वो किस स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है सर। सबसे पहले लेंथ को x मानेंगे, मतलब जो हाइट ऑफ द फ्लोर या आपका वॉल है उसको y मानेंगे, हाँ सर। जो बेस का जो लेंथ है उसको x मानेंगे, हाँ सर। पाइथागोरस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा लेंथ का स्क्वायर आता है, हाँ सर ये होगा। ये इक्वेशन से हमको जो चीज़ निकालना है उसको LHS में रखेंगे, हाँ सर। हमको डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो y को मैंने इधर रखा, बाकी इसको इधर भेज दिया, तो ये वाई स्क्वायर आया सर, हमें y चाहिए, तो y चाहिए तो रूट लगा दिया, ठीक है। ये y है ये x है, हमको डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पर चेन रूल लग रहा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, पूरा x इसको माने थे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर को डिफ्रेंशिएशन किया था तो माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ गया था, 2 काट दिए थे। x का वैल्यू तुमको हमेशा देख रखा था, बोल रखा था कि जब फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे होगा तो x का वैल्यू 4 और डी एक्स बाई डी टी पहले ही दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंसेप्ट कर्व का इक्वेशन, है ना। कर्व का इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सर, कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा कि आपको कर्व का कोई इक्वेशन दे देगा कि ये कर्व जो है उसका इक्वेशन ये है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने पूछ देगा, है ना। कोऑर्डिनेट निकालना का मतलब या तो तुमको बोल देगा कि कोऑर्डिनेट निकालना मतलब एक्स और वाई का उसका वैल्यू क्या होगा।
तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन आपको निकालना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको कर्व का इक्वेशन दे देगा, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब एक्स और वाई पॉइंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। अ पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व, ये तो यही बता रहा था, कोई भी कर्व का इक्वेशन दे देगा वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, कि 6y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू एक्स का पावर 5 + 10 दे दे, या कुछ भी दे दे, एक्स वाई का कोई कर्व दे देगा। हाँ, फाइंड द पॉइंट्स, हमेशा क्या निकालने पूछेगा, पॉइंट्स निकालने पूछेगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। यही बोलते हैं सिचुएशन क्वेश्चन में दे देगा कि कौन सा चीज़ किससे कितना स्पीड से बढ़ रहा है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट का वैल्यू निकालो अगर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जिस स्पीड से चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट के 8 गुना है। तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ, dy/dt कितना गुना, 8 गुना, किसके रिस्पेक्ट में, x का चेंज का रिस्पेक्ट में, मतलब dx/dt। ये तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर dy/dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx/dt है और कर्व का इक्वेशन 6y इज इक्वल टू x³ + 2 है, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है, मतलब पॉइंट्स निकालना है, यानी कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या, 6y इज इक्वल टू x³ + t। अपन को और क्या पता, अपन को ये भी पता है कि dy/dt 8 इंटू dx/dt दिया हुआ। सर कहाँ दिया हुआ, ये देखो यार, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जब भी रेट ऑफ चेंज या चेंज दे दे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स, तो dy/dt इज इक्वल टू 8 इंटू एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इंटू dx/dt। हाँ सर, ये तो दिया हुआ है। तो अपन को चलो dy/dt ये तो दे रखा है 8 इंटू dx/dt, और ये कर्व दे रखा है। तो जो भी कर्व दे रखा है इक्वेशन, अगर दोनों साइड तुम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर इक्वेशन में ये वाला वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो, तो आ जाएगा। सर क्या सॉल्व करना है, जो ओरिजिनल कर्व देगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt ऑफ 6y d/dt ऑफ पूरा x³ + 2। ठीक है सर, 6y का डिफ्रेंशिएशन, 6 तो कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dt, हाँ सर, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² और dx/dt भी जाएगा, हाँ सर हमेशा जाएगा, और 2 कांस्टेंट इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या बच गया, 6 dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। सर काटम कटिंग करें, हाँ, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = मतलब 6 को काट दिया, 3 × 2 = 6 के बारे में। तो यहाँ क्या बच गया, अच्छे से काट देते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो 2 dy/dt इज इक्वल टू x² dx/dt। हाँ सर, ये तो बचा 2 dy/dt इज इक्वल टू x² dx/dt। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था कि dy/dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx/dt था, जाके धर के पुट कर दो, जहाँ dy/dt है उसके जगह क्या पुट कर दो, 8 इंटू dx/dt। तो ये जो dy/dt है इसके जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पुट करें, हाँ सर कर दो। तो 2 इंटू dy/dt के जगह 8 इंटू dx/dt, यहाँ x² या dx/dt है, dx/dt कैंसिल हो जाएगा, 2 8 = 16 इज इक्वल टू x²। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16 का रूट, कभी भी 11th में ही पढ़ गया था कि कभी भी किसी भी चीज़ का रूट निकले तो एक प्लस में आता है और एक माइनस में, मतलब एक बार केस 1 में x का वैल्यू प्लस वाला 4 लेंगे और दूसरे केस में x का वैल्यू माइनस वाला 4 लेंगे। ठीक है सर, केस 1 x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे सर, ओरिजिनल जो कर्व का इक्वेशन दिया रहता है उसमें x का वैल्यू पुट कर दो। 6y इज इक्वल टू x³ + 2 था ना, x की जगह 4 पुट करो, तो 4 का क्यूब 64 + 2 66, तो 6y इज इक्वल टू 66। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से काट दो 11 बार में, तो y का वैल्यू 11 आ गया, मतलब x का वैल्यू 4 लिया था तो y का वैल्यू 11, एक पॉइंट ये आया। केस 2, जब x का वैल्यू हम लोग -4 लेंगे, ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दो सेम इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट का दिया हो रहता है। ठीक है सर, -4 का क्यूब -64 + 2, तो ये -62 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -62/6, काट दो 2 से 31 बार में और 2 से 3 बार में, तो x का वैल्यू जब -4 लिए तो y का वैल्यू -31/3 आया। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन। लैडर वाला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया, और आपका कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्या करना है सर, कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन में गिवन एक इक्वेशन दिया रहता कर्व का, हाँ सर दिया रहता, और दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, सिचुएशन, कि ये वाला जो है इससे 8 गुना टाइम बढ़ रहा है, ये वाला जो है इससे 5 गुना टाइम बढ़ रहा है। तो जो भी दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट, पहले ओरिजिनल कर्व को, ओरिजिनल इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 13 पे लगेगा।
सर अभी तक हम लोग का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था एनसीईआरटी में, या सर आपने जो भी डीपीपी में क्वेश्चन दिया था, उसमें रेडियस का वैल्यू हमेशा जो था हमेशा फिक्स था। क्या था? फिक्स। मतलब दे देता था व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब रेडियस या डायमीटर वेरिएबल हो, मतलब फिक्स ना हो, वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दे देंगे। जैसे रेडियस इज इक्वल टू दे रखा 5x + 4, मान लो रेडियस इज इक्वल टू दे रखा x² + 5, ऐसा करके, या डायमीटर इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दे दे, तब क्या करेंगे? तो देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का वही है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, बलून स्फेरिकल है, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर का इक्वेशन दे रखा 3/2 इंटू 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अपन को dv/dx निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। r तो लेट द रेडियस, रेडियस जो है वो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस यहाँ से निकाल देंगे, इसको हाफ करके फिर कुछ करेंगे। चलो देखते हैं। तो अपन को डायमीटर दे रखा 3/2 2x + 1, क्या दे रखा है? कि स्फेयर का डायमीटर देख रखा पूरा। तो अगर पूरा डायमीटर दे रखा तो रेडियस आधा हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू पूरा जो आपको डायमीटर दे रखा था। तो ये 3 ऊपर है, 2 × 2 = 4, 3/4 इंटू 2x + 1 हो गया। अपन को क्या निकालना? अपन को निकालना dv/dx। क्यों? क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वो 4/3 पाई r³। r के जगह क्या डालेंगे सर? 3/4 इंटू 2x + 1। ठीक है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया था, हमने हाफ कर दिया, रेडियस निकाल दिया, पुट कर दो, कुछ नहीं। r का वैल्यू जो था 3/4 इंटू 2x + 1, देखो r का जो वैल्यू था 3/4 इंटू 2x + 1 धर के यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, r के जगह जो पूरा था 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब ध्यान दो, बैठ के यहाँ होल क्यूब सॉल्व करने मत लगना। कभी भी डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 6.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, मिसलेनियस, फलना ढेकना, कुछ भी डिफरेंशिएशन में कभी भी a + b का होल क्यूब जनरली तोड़ते नहीं है ना, क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है डिफरेंशिएट करने पे। तो देखो 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया। पहले सॉल्व भी कर लो इसको, क्या कर लो पहले, मतलब अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना, अभी जो पावर वावर है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 4/3 पाई है, हाँ 4/3 पाई है सर। 3/4, ये तो 3/4 है ना रे, उसका होल क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है सर? 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, और 2x + 1 का होल क्यूब लगा दिया, इसको खोलेंगे नहीं। तो क्या हो गया? 3 से काट दिया सर 9 बार में 27, और 4 से काट दिया सर 16 बार में 64। तो ऊपर में 9 × 1 = 9 और नीचे 16, 9π/16 2x + 1 होल क्यूब। सर ये तो बड़ा आसान आ गया। हाँ, ये तो वॉल्यूम आ गया, हमको dv/dx निकालना है। अरे ये वॉल्यूम x के रिस्पेक्ट पे ही दिया हुआ तो है, हाँ तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। सर यार टीटा कुछ लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना और क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx ये पूरा जो चीज़ था 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ सर, अब डिफरेंशिएशन क्या हार्ड है? नहीं सर, बड़ा ईजी है। क्यों? कांस्टेंट पहले बाहर फेंक दो, 9π/16 कांस्टेंट था, बाहर फेंक दिया। डिफरेंशिएशन किसका होगा? 2x + 1 का होल क्यूब। सर चेन रूल लगाएं पावर वाला? हाँ सर, पावर सबसे पहले आगे आ जाता है सर, आगे आ गया 3 इंटू 2x + 1, पावर एक कम हो जाता है तो 3 की जगह 2 हो गया। उसके बाद अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। हाँ सर, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 1 का 0, ठीक है, तो 2x का 2 ही लिख दिया, चेन रूल लगाया है ना। तो 9π/16 इंटू 3 आगे आया इंटू 2x + 1 और 2x का डिफरेंशिएशन 2। चलो काटा काटी करें, ये 2 से 16 को 8 बार में काट दिया। हाँ सर, तो 9 × 27π/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। सर इसको खोल दे a + b का होल स्क्वायर में? नहीं यार, आंसर यही दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो क्यों खोलोगे, है ना। लास्ट कंसेप्ट है आज का लेक्चर का। लास्ट कंसेप्ट क्या है सर? सैंड प्रॉब्लम, बालू प्रॉब्लम। सर ये बालू प्रॉब्लम क्या होता है? अरे पगले, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। देखो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें तुमको बोल देगा कि जो बालू है वो किसी पाइप से गिर रहा है। बालू क्या है? किसी पाइप से गिर रहा है और वो कोई शेप बना ले रहा है। बालू अगर पाइप से गिर रहा है तो बोल देगा स्फेयर शेप बना ले रहा है या कॉनिकल शेप में बना ले रहा है। तो बालू के साथ खेला है कि नहीं खेला? मैं तो खेला हूँ। मान लो ये बालू वलू रहता था ना, तो हम कोन कैसे बनाते थे मालूम है? गिलास जो होता था, ग्लास, ये जो गिलास होता था, ये गिलास में पूरा बालू भर के और उल्टा इस तरीके से करके रख देते थे, तो मस्त एकदम कोन बन जाता था, है ना,
खतरनाक कोन बन जाता था। ग्लास में पूरा बालू भर लो, उल्टा करके ऐसे करके नीचे डाल दो तो क्या बन जाता है, कोन। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है, लास्ट कंसेप्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 15, जिससे आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मतलब यही कंसेप्ट है एक्सरसाइज। ये कंसेप्ट के बाद अब कोई नया चीज़ है नहीं। डीपीपी सॉल्व करिए, कुछ इधर उधर बनाने की क्वेश्चन नहीं है, जस्ट सिंपली एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल जो जो बताया जा रहा है वो करिए, एक्सरसाइज करिए, डीपीपी सॉल्व करिए, मोर देन एनफ है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बोर्ड्स के लिए मोर देन एनफ। बोर्ड्स में चाहे सीबीएसई हो चाहे जैक में, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं डीपीपी में डाल ही देता हूँ, है ना। इधर उधर कोई बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई या नीट के लिए बनाना है तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट अभी हमारा मेन फोकस क्या है इस बैच का, परिश्रम बैच 2 का, इसका मेन फोकस यही है दैट वी नीड टू कवर ऑल द सिलेबस, ताकि कोई भी बोर्ड्स में दिक्कत ना आए, बोर्ड्स में, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स स्कोर हो। चलो लास्ट कंसेप्ट क्या, सैंड प्रॉब्लम यानी बालू प्रॉब्लम। तो क्या दे रहेगा कि पाइप से कोई बालू गिर रहा है और वो कोई शेप बना ले रहा, कौन बना ले रहा है या कुछ भी बना ले रहा है ना। चलो तो इससे क्या देगा, पहला कि तुमको दे देगा कि पाइप से बालू गिर रहा है, किस स्पीड से गिर रहा दे देगा। ठीक है सर, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक ये भी रिलेशन दे देगा कि हाइट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, कि हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है या 1/4 है या 1/3 है। मैंने 2 चीज़ दिया रहेगा, किस स्पीड से बालू गिर रहा है पाइप से, और दूसरा हाइट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है ना। तब और इसमें वही लिखा हुआ है, इसमें हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन हमेशा गिवन होता है। ठीक है, तब अपन को क्वेश्चन कैसे देखते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, NCERT 6.1, क्वेश्चन नंबर 14, sand is pouring from the pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बालू जो है पाइप से गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। सर सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम, और सेकेंड मतलब टाइम, मतलब ये dV/dt है। हाँ ये dV/dt है। फॉलिंग सैंड, गिरता हुआ बालू क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड इन अ सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ रेडियस। मतलब कोन का जो हाइट है वो रेडियस के 1/6 है। यही 2 चीज़ दिया हुआ रहता है, बताए थे ना। एक तुमको दे रखेगा क्या कि बालू गिर रहा है किस स्पीड से, तो वॉल्यूम दे दिया है कि सर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से गिर रहा है, मतलब dV/dt। और दूसरा हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन दे देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, कितना स्पीड से हाइट इंक्रीज करेगा अगर हाइट ऑफ द कोन 4 सेंटीमीटर है। कभी कभी आपको हाउ फास्ट इज द रेडियस इंक्रीजिंग, दोनों में से जो पूछना है पूछ सकता है। और लास्ट में तो वैल्यू हमेशा दिया ही रहता है क्वेश्चन में, जो कि x के जगह या r के जगह या h के जगह पुट करते हैं। हाँ सर, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। हाँ सर गिवन है। हाइट इज 1/6 ऑफ द r गिवन है। हाँ सर गिवन है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 6x आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग जानते हैं कोन में ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और कोन का वॉल्यूम और h भी दे रखा है, कितना पे निकालना है, जब हाइट ऑफ द कोन 4 सेंटीमीटर है, मतलब h का वैल्यू 4 लास्ट में पुट करना है। हमको क्या निकालना, अपन को निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, मतलब dH/dt, चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/3 πr²h। हाँ सर 1/3 πr²h। सर कहाँ पर क्या पुट करें, देखो हमको निकालना है dH/dt। क्या निकालना है, dH/dt, मतलब हमको हाइट को रखना है, रेडियस को नहीं रखना। तो जहाँ जहाँ r है, जहाँ जहाँ r है उसके जगह 6h, जहाँ जहाँ r है उसके जगह 6h पुट कर दो। चलो तो सबसे पहले 1/3 पाई, r के जगह क्या पुट कर दिया 6h, तो r का स्क्वायर मतलब 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई का होल स्क्वायर 36h² इंटू h। तो ये 36 हो गया, और h² इंटू h, h³ हो गया। हाँ सर बड़ा आसान है, तो चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ इधर। 1/3 पाई इंटू 36 h³ आ गया। हाँ सर 3 1 जा 3 12, तो 12 पाई h³ बचा, तो यहाँ 12 कर दो, 1 2 12, है ना। तो 12 पाई वॉल्यूम क्या आ गया तुम्हारा, 12 पाई h³ आ गया। ठीक है सर, फिर अपन को dV/dt क्वेश्चन में दे रखा है ना, हाँ मतलब वॉल्यूम आ गया तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम क्या दे रखा है 12, यहाँ 1 2 12 कर लेना ना, मिस प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट क्या मिस राइट हो गया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h³ है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dV/dt, तो इधर भी dV/dt। ठीक है, कांस्टेंट चीज़ बाहर जाता है, 12 पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ h³ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिख दिया, डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ 12 है ना, 1 2 12 है। ठीक है, 12 पाई h³।
तो 12 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एच क्यूब का। तो एच क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3h²। कैसे सर, एच 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, और एच है तो dh/dt लिखेंगे क्योंकि यहाँ टाइम का है, तो dh/dt लिख देंगे। हमको dh/dt को ही निकालना है और बाकी सब पता है। देखो 12 पता है, हाँ 12 पता है। dv/dt कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में तुमको, dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ था, तो 12 पुट कर दिया, और यहाँ 12 पाई है, हाँ सर 12 पाई है सर। 12 × 3 36 होगा सर, 36 होगा। पाई है, पाई है। h², dh/dt है, dh/dt है। h का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मैंने लिखा हुआ है y, जैसे एनसीईआरटी लिख देता है। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल अगर सॉल्व किया हुआ है ना, तो हर एक स्टेप में वो तुम्ही से पूछता है वाई। अरे पगला, सॉल्व किया हो तो तुमको ना बताना है कि क्यों पूछ कर यूज़ कर रहे, कोई भी फॉर्मूला यूज करेगा वाई, है ना, इसलिए मैंने मजाक से ही लिख रखा है, ठीक है। तो वाई क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं बच्चा, कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा, कुछ मत करो। 12 है यहाँ पर 36 है, पाई h² है, dh/dt। h का वैल्यू कितना पुट कर दो, 4 पुट कर दो। तो देखो कर क्या कर सकते हो, है ना। 12 को 12 से काट दिया 1 बार में, हाँ तो आंसर यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 और बटा 3, और ये h² मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 1/3 h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, dh/dt। h का वैल्यू 4 पुट करो, तो h का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, और पाई भी तो नीचे, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर नहीं समझ में आया सर, कैसे कर दिया, चलो कुछ नहीं, फिर से करते हैं ना। रेड कलर ले लेते ताकि आप लोगों को, रेड कलर इज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसलिए इसको अपन दूर से ही देख पाते। चलो देखो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। 12 1 जा 12, हाँ यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ 1 बचा, और ये 3h² डिवाइड में चल जाएगा, हाँ सर। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखो डिब्बा में 1/3h² इज इक्वल टू dh/dt, हाँ सर। h कितना लेना है, 4 पुट करो, 4 पुट करोगे h की जगह, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, और ये पाई भी तो डिवाइड में आएगा, हाँ सर पाई भी डिवाइड में है, तो 1/48 पाई, हाँ सर समझ में आ गया, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अबे क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइट है तो सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकेंड, रेडियस dr/dt रहता तो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखा, आज हमने कंसेप्ट सीखा सबसे पहले लैडर प्रॉब्लम, कि लैडर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने देखा सैंड प्रॉब्लम, सर सैंड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तीसरा हमने देखा कि कर्व इक्वेशन का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो ये 3 चीज़ हमने आज सीखा, ठीक है, सॉरी। तो अब है डीपीपी नंबर 2। डीपीपी नंबर 2 में क्या है कि मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में लिखा है। क्वेश्चन में चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्फीयर का निकालना जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कंसेप्ट का है, मैंने सिखाया पिछले क्लास में, इसलिए मैंने दे रखा। आंसर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर इसलिए दे दिया गया ताकि आप लोग जब भी बनाए तो आप लोग इस गलत फहमी में ना बन रहें कि गलत भी बना लिया तो मैंने बना लिया, है ना, इसलिए आंसर दिया गया ताकि जब आपका आंसर है तो मैच कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में dv/dt दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब है मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लैडर क्वेश्चन है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर से उठाया, 2014 में आया हुआ था, कि 13 मीटर लंबा लैडर है, बॉटम को पुल किया गया है एट द रेट ऑफ, घींच दिया गया सीढ़ी का जो नीचे वाला 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो उसका हाइट कितना स्पीड से डिक्रीज होगा जब लेंथ ऑफ द लैडर 5 मीटर है, सॉरी व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो लेंथ दे रखा है और ये dx/dt दे रखा है और x का वैल्यू 5 दे रखा है, वही सेम चीज़ है। आंसर कितना है 5/6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सैंड प्रॉब्लम, जैक 2018 में आया गया क्वेश्चन। सर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, हाँ अभी ये हमको बता दीजिए कि सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। देखो पहले सीबीएसई का बताता हूँ। सीबीएसई के लिए पूरा एक्सरसाइज 1 में 3 ही प्रकार का क्वेश्चन आता है। 1 मार्कर में आएगा कोस्ट वाला क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट इतना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, टोटल रेवेन्यू इतना, मार्जिनल, तो वो 1 मार्कर में आएगा एमसीक्यू में, ठीक है सर। सर 2 मार्कर और 4 मार्कर वाला बताओ ना। तो सीबीएसई के लिए 2 मार्कर और 4 मार्कर में से अगर इस चैप्टर से आना रहा तो 4 मार्कर कभी नहीं आएगा, आएगा हमेशा 2 मार्कर, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। तो 2 मार्कर में क्या आ सकता है सर, लैडर वाला क्वेश्चन आ सकता है, हाँ। सैंड वाला क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आ सकता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला, है ना,
जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर उसका लेंथ इससे बढ़ रहा है या ब्रेथ ऐसे बढ़ रहा है तो पेरीमीटर और एरिया में क्या चेंज आएगा। सर जैक के लिए भी बता दो, जैक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर इससे आएगा, नहीं सर। तो इससे क्या आएगा, या तो तुम्हारे वाले में 2 मार्कर आएगा या तो 3 मार्कर आएगा, शायद देख लेना 3 मार्कर होता है कि नहीं आता, 2, 4 और 6 होता है तुम लोग में भी शायद। तो 2, 4 और 6 मार्कर में 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है। सर इसमें क्या क्या आने का चांस है, तुम लोग जैक वाले बाबू एकदम रट जाओ, सैंड वाला क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन, और एक तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है ना, जो एक्सरसाइज 1 में वॉल्यूम वाला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर रेडियस इतना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया अगर रेडियस इतना, ये 3 में से और कुछ नहीं पूछेगा ना। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना है ना कमेंट करके।